हेलो दोस्तों, मैं पिंटू कुमार 8वीं क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बिहार पुलिस क्रैश कोर्स में जिसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। आज इसका वीडियो बनाया हूं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पानी से बने बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम यानी क्रिया के कारण चमक होती है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो ये है पानी में बुलबुला हमेशा इसी आकार का बना होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें ये आकार का जो बना हुआ होता है बुलबुला, इस बुलबुले में एक चमक होती है। जब ये आप देखिएगा बुलबुला को प्रकाश में ले जा करके, तो यहाँ पे एक नीला टाइप का चमक होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये चमक होता कैसे होता, प्रकाश किस प्रक्रिया के कारण होती है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण यह प्रक्रिया होता है, यानी कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण पानी का बुलबुला जो चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, इससे संबंधित दो क्वेश्चन और है। क्वेश्चन पूछता है कि मृग मरीचिका जो है वो किस कारण दिखाई देता है। तो मृग मरीचिका भी जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि हीरा का जो चमक है वो किस कारण से होता है। तो हीरा की चमक भी जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। तो ये तीन क्वेश्चन आपको इस ऑप्शन से बनता है। उसके बाद यहाँ पे है तीन और पॉइंट, प्रकाश का प्रवर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन। तो इस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर पुनः वापस आ जाता है तो प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। यहाँ पे देखिए ये एक अपारदर्शी वस्तु है, यहाँ से एक प्रकाश जाता है और टकराकर वापस चला आया। ठीक है, तो वापस जब प्रक्रिया लौट के चला आया है तो इसको प्रवर्तन बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश है जो पारदर्शी वस्तु से होकर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, है ना। जब वस्तु क्या करता है, जब प्रकाश है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और डाइवर्ट कर जाता है, मुड़ जाता है अपने दिशा से, तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तीसरा जो है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, जब प्रकाश जो है छितरा जाता है अपने रास्ते से, चलते हुए रास्ते में वो जब फैल जाता है, यानी किसी कारण बस जब प्रकाश है जो फैल कर कई रंगों में विभक्त हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना क्या है। तो पहले जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना क्या है। तो केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना लाया गया था नेहरू जी के समय में 1951 ईस्वी में। लागू कब किया गया था दोस्तों, 1951 ईस्वी में, कि 5 साल तक लगी किसी खास सेक्टर पर काम किया जाएगा, जैसे कृषि, फिर उद्योग, फिर बेरोजगारी। मतलब कि कोई एक पॉइंट, किसी एक समस्या को लेता था केंद्र सरकार और उस पर 5 साल तक लगी काम करता था। इस प्रक्रिया को पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। तो इससे क्वेश्चन जो आता है, पहला आता है कि पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ, 1951 में। ठीक है, दूसरा होता है कि पंचवर्षीय योजना को और क्या कहते हैं, तो पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग भी बोला जाता है। तीसरा क्वेश्चन होता है कि योजना आयोग को बदल कर दूसरा नाम क्या रखा गया है। तो योजना आयोग को बदलकर दूसरा नाम नीति आयोग रखा गया। क्या रखा गया दोस्तों, नीति आयोग। योजना आयोग 1951 में आया था, इसी का नाम बदल दिया गया है। ठीक है, और बदल करके इस नीति आयोग नाम रखा गया है। ये कब रखा गया था, 2015 में। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, पादेन अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका पादेन अध्यक्ष मतलब होता प्रधानमंत्री होता है। जो भी भारत के प्रधानमंत्री होगा वह योजना आयोग या नीति आयोग का पादेन अध्यक्ष होगा। पादेन अध्यक्ष का मतलब होता है कि जो भी आदमी प्रधानमंत्री बना वह स्वयं ही योजना आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। उसको किसी तरह से और आवश्यकता नहीं है कि शपथ वगैरह लेगा। अगर प्रधानमंत्री बना तो वो ऑटोमेटिक है जो योजना आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया योजना आयोग से संबंधित आने की संभावना जो भी है हम यहाँ पे बात कर लिए। अब आगे है क्वेश्चन
कि गौतम बुद्ध, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होगा, हम पढ़ देते अच्छी तरह से। गौतम बुद्ध का धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ शुरू हुआ, है ना। फिर से पढ़ देता हूँ, गौतम बुद्ध का धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ शुरू हुआ। अर्थात भगवान बुद्ध जो थे उनका ज्ञान कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ, धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ हुआ, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो यहाँ पे ये बात करते हैं कि ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। ऑप्शन है कि बोध गया, तो बोध गया में गौतम बुद्ध धर्म चक्र परिवर्तन की शुरुआत नहीं किए थे। बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, है ना। तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और क्वेश्चन पूछता है कि ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, तो बोध गया में। दूसरा ऑप्शन है राजगीर। राजगीर में इन्होंने वहाँ पे पहला इनका जो आ रहे थे, मैंने कि अब नेपाल से जब ये चले थे तो राजगीर होते हुए बोध गया गए थे। तो राजगीर में कुछ खास नहीं किए हैं, वहाँ पे कुछ दिन तक ठहरे थे, ज्ञान लेने की कोशिश किए थे। तो राजगीर में ज्ञान लिए थे वहाँ पे किसी गुरु से, लेकिन यहाँ भी इनको संतुष्टि नहीं मिला, तो फिर आगे बढ़ गए ज्ञान के लिए, और राजगीर बोध गया में आकर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तीसरा ऑप्शन है श्रावस्ती। श्रावस्ती में भगवान बुद्ध का श्रावस्ती के ही एक नगर है कुशीनगर, तो वहाँ पर भगवान बुद्ध निर्माण की प्राप्ति हुआ था, इनका निर्वाण की प्राप्ति हुआ था, यानी कि इनकी मृत्यु हुआ था श्रावस्ती में। और इससे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा जो है भगवान बुद्ध अपना उपदेश कहाँ दिए थे, तो वो श्रावस्ती में दिए थे। तो श्रावस्ती से दो ही क्वेश्चन आने की संभावना बनता है कि सबसे ज़्यादा भगवान बुद्ध अपना प्रवचन कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में। भगवान बुद्ध का निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो वो श्रावस्ती में हुआ था। निर्वाण का मतलब होता है कि मृत्यु। और फिर क्वेश्चन आता है कि भगवान बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो भगवान बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, ठीक है। और यहाँ फिर आता है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। तो लुम्बिनी ऑप्शन रहता है, या तो नेपाल रहेगा या तो लुम्बिनी रहेगा, तो लुम्बिनी मार देंगे। अब आते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन कह रहा गौतम बुद्ध का धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ शुरू हुआ था, तो गौतम बुद्ध जहाँ सबसे पहली बार प्रवचन दिए तो वहीं से धर्म चक्र परिवर्तन की शुरुआत हुआ था। तो सबसे पहली बार धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था सारनाथ से, यानी कि सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन के लिए नहीं है, यानी कि दो परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है। तो कहता है कि रासायनिक परिवर्तन में कौन सा घटना नहीं घटता है। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। दूसरा ऑप्शन है पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है। और तीसरा ऑप्शन है नए उत्पाद का निर्माण होता है। ये तीनों की तीनों प्रक्रिया होता है। यदि कोई भी रासायनिक घटना घटेगा तो इन तीन क्रिया के साथ घटेगा। पहला वह उसके साथ ऊर्जा में परिवर्तन होगा, ठीक है। दूसरा वह पदार्थ का आंतरिक संगठन में भी परिवर्तन होगा। और तीसरा होता नए उत्पाद का निर्माण। अभी कैसे होता है कि जब कोई भी वस्तु एक से अधिक वस्तु को मिला करके जब बनाया जाता है तो वह तीसरा रूप अगर ले लेता है तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि दूध में अगर खट्टा दही डाल दिया जाता है तो वो दूध ना रह के फिर दही बन जाता है। तो ये एक नया प्रोडक्ट बना। पहले दूध था, उसमें थोड़ा सा दही डाला गया तो एक नया प्रोडक्ट क्या बन गया, पूर्णतः दही बन गया। इसी प्रकार से लोहा में जंग लगना। लोहा में जंग लग जाने के बाद लोहा पहले साफ सुथरा होता है, अगर लोहा में जंग लग जाता है तो वह दूसरे कलर का लोहा हो जाता है। लोहा में बहुत सी क्वालिटी घट जाता है जंग लगने के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोहा में जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और ऊर्जा का भी ह्रास होता है और उसके आंतरिक संरचना में भी काफ़ी परिवर्तन हो जाता है। देखे नहीं, लोहा में अगर जंग लगता है तो लोहा जंग लगने के पहले कुछ और होता है, और लोहा में जैसे जंग लगता है तो वो पूरी की पूरी परिवर्तित हो जाता है। दूध के व्यवसाय ही देखते हैं, पहले अगर दूध जो है सिंपल रहता है लिक्विड फॉर्म में, जब वो दही जमता है तो वो लिक्विड खत्म होकर के एक ठोस आकार का बन जाता है ना। तो ये रासायनिक परिवर्तन का ये लक्षण है।
उसी तरह से भौतिक परिवर्तन में क्वेश्चन पूछ लेता है कि भौतिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि उसके आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, भले ही थोड़ा सा उसका रूप चेंज हो जाता है। जैसे में मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का गलना। जब मोमबत्ती को हम गलाते हैं यानी कि उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा कि मोमबत्ती अगर मान लिया इस कीर्ति का लंबा है और उसको गला दिया जाएगा तो वो लिक्विड बन के फिर से एक दूसरे फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन अगर हम चाहेंगे तो उसे फिर से हम लंबा बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोमबत्ती का जो गलना होता है वो परिवर्तन नहीं करता है, अपने आंतरिक संरचना में परिवर्तन नहीं करता, वो जस के तस रह जाता है, फिर पुनः उसी आकृति में उसे प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात भौतिकी परिवर्तन में वस्तु की आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका पूछ लेता है कभी कभी कि भाई मोमबत्ती का जो गलना है कौन से परिवर्तन में आता है। तो मोमबत्ती का गलना है जो भौतिकी परिवर्तन में आता है। लेकिन इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन कहलाता है। तो अगर मोमबत्ती के जलने की बात करें तो मोमबत्ती जलने की बात करते हैं तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, जबकि मोमबत्ती का गलना भौतिकी परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो ये आज का इतना सा रहेगा टॉपिक। आज इतना ही का आज मैं वीडियो बनाया हूँ और नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर से बनाऊँगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। आपको अच्छा लगता है तो, अगर मान लिया अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट करें। दोस्तों आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप कमेंट करें और हमें बताएं कि इसमें क्या और परिवर्तन करना चाहिए, ताकि मैं इसमें परिवर्तन करूं और कुछ अच्छा बनाऊं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, धन्यवाद।